हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। तो आप लोग कैसे होंगे? बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, हम आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी, जो जनरल साइंस मतलब जनरल साइंस से रिलेटेड है। और आने वाले एग्जाम में आप लोग अभी देखें कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है टेक्नीशियन का भी, और आप लोग एएलपी की तैयारी चल रही होगी और इसके साथ साथ आप टेक्नीशियन में भी लग जाइए। और इस बार क्या हुआ है, एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस बार एग्जाम में यह बदलाव हुआ है टेक्नीशियन के एग्जाम में कि आप लोगों को केवल एक एग्जाम देना होगा, उसमें 40 नंबर जनरल साइंस का वेटेज है। आप लोग को मेहनत ज़्यादा करना है। तो हम चलिए आते हैं आपके टॉपिक पर। हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। बायोलॉजी में आपका सेल के अंदर उसके कोशिकांग के बारे में बता रहे थे। तो अभी आप लोग को पिछली क्लास में हम आप लोग को बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग को हम केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया भी बता चुके हैं। और देखिएगा, थोड़ा सा हम आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का ओवरव्यू देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग को हम क्या बताए थे? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो यह पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया? जैसे हम लोग के अंदर ब्लड होता है, ब्लड क्या काम करता है? हम लोग के शरीर में हर कोने से कोने, हर एक सेल तक ब्लड जाता है, हर एक सेल तक ब्लड जाता है। और हम लोग का जो सेल होता है, यह हर सेकंड में मतलब कि उत्पत्ति होती है और मृत्यु भी होती है। जैसे आप लोग एक हाथ से मार दिए, मतलब कहीं कितने सेल मर गए और अभी तुरंत कहीं कितने सेल बन जाएंगे। तो उन सब जब सेल बनेंगे तो वो सब प्रक्रिया कैसी होगी? उसमें कुछ एनर्जी चाहेगी, एनर्जी चाहेगा, प्रोटीन चाहेगा, तभी वो बनेगा ना। तो आप लोग जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस का निर्माण करता है, मतलब ऊर्जा। इसलिए नहीं, पावर हाउस से बोला जाता है, एनर्जी का निर्माण करता है। एनर्जी का निर्माण कैसे करता है? एनर्जी का निर्माण आपको यह सेलुलर पहले देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लिख देते हैं आप लोग। जो एनर्जी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यह आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस बोला जाता है। जो एनर्जी का निर्माण होता है वह सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया द्वारा होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? किसका निर्माण होता है? एनर्जी का। एनर्जी के मतलब एनर्जी किस रूप में निर्माण होता है? एटीपी के रूप में होता है। एनर्जी का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। जो एनर्जी होता है, इसका निर्माण किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। यही एटीपी क्या बोला जाता है? अगर आप इसे समूह आप एनर्जी हो गया पावर हाउस ऑफ दी सेल, इसलिए इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ दी सेल। और आप लोग देखिए, इसका जो सेलुलर एक्सप्रेशन होता है, देखिए आप लोग को भी हम बता रहे थे, ब्लड हर एक सेल तक जाता है और ब्लड के साथ ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी चलता है। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस फेफड़े में आप लोग यूज करें, लेकिन आप लोग जानते हैं सेल में भी इसका मेन मकसद होता है ऑक्सीजन का, ऊर्जा का निर्माण करना। और देखिएगा कैसे ब्लड के माध्यम से आप लोग के शरीर में क्या जा रहा है? ऑक्सीजन। और ब्लड के माध्यम से आप लोग खाना खाते हैं तो वो पचने की प्रक्रिया होने के बाद वो ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज के निर्माण करने के बाद एक प्रक्रिया होती है, देखिएगा। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का अगर फार्मूला आप लोग जानते होंगे, C6H12O6 प्लस, और क्या हो रहा है? ऑक्सीजन भी जा रहा है ब्लड के साथ और ग्लूकोज भी। इन दोनों के मिलने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस एटीपी का निर्माण होता है। यही क्या होता है? एनर्जी। यह क्या होता है? आपका एनर्जी। यह क्या होता है? आपका एनर्जी। और यह जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। अगर ऑक्सीजन की यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही है? यहाँ प्रेजेंट हो रही है ऑक्सीजन की, जो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अगर होता है तो इसको क्या बोला जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आपका है, इसलिए इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ दी सेल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसे पावर हाउस ऑफ दी सेल बोला जाता है। अब इसकी खोज आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की। और इसका नाम क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है? आप लोग को पिछली क्लास में हम बताए हैं।
तो वो कौन सा नाम था, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या बोला दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और इससे एक क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है और दोहरी झिल्ली संरचना होती है, और इसमें डीएनए एक बहुत अमीर श्रेणी में आता है, डीएनए एक अमीर श्रेणी में आता है, क्योंकि उसके पास खुद डीएनए और आरएनए होता है और राइबोसोम होता है, उसका खुद का डीएनए सेल में तो पाया भी जाता है, डीएनए आरएनए केंद्रक में डीएनए और आरएनए, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए आरएनए पाया जाता है, इसलिए यह सबसे अमीर होता है, अमीर के श्रेणी में आता है। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है 70S प्रकार का पाया जाता है, और जब 70S प्रकार का पाया जाता है तो आप लोग को हम पिछली क्लास में बताएं जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में भी 70S प्रकार का पाया जाता है, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोकैरियोटिक जैसी दिखने इसकी संरचना होती है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी संरचना प्रोकैरियोटिक दिखने जैसी होती है। और जो डीएनए होता है, डीएनए इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, जिस प्रकार आनुवंशिकी का लक्षण किसी माता पिता की अगर पता करना है, किसी का अगर लड़का है खो गया है अगर, और किसी के मतलब उसकी पहचान नहीं हो रही है, मगर उसके फादर मिल गए, वो बोल रहे हैं कि हमारा लड़का है, तो उसकी पहचान अगर आप डीएनए से करेंगे तो वह उसकी पहचान हो, अगर दोनों व्यक्ति का डीएनए मैच खा जाता है तो वो उसकी पहचान हो जाएगी कि हाँ यह इनका बेटा है। तो यह क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, यह पिता और पुत्र के बीच को एक इंफॉर्मेशन सूचना देने का काम करता है, वह क्या होता है, डीएनए, और इसीलिए इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और यह इसलिए यह सबसे अमीर बोला जाता है। और एक राइबोसोम एक आरबीसी होता है, एक आरबीसी होता है, आरबीसी एक ऐसा सेल है, ऐसी कोशिका है, उसके पास न उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है न न्यूक्लियस होता है। जब ना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ना न्यूक्लियस होगा, ना केंद्रक होगा, मतलब उसमें ना डीएनए और आरएनए बनेगा नहीं, तो वह सबसे गरीब होता है। जो आरबीसी होता है यह सबसे गरीब श्रेणी में आता है और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अमीर श्रेणी में आता है। तो ये सब कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट थे, आप लोग को बता दिए हैं। तो आगे आज हम आपको क्या बताते हैं सेल में, आज लोगों का आज हम आपका टॉपिक लिए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए कोई सेल है, क्या है, एक प्रकार का सेल है। सेल में आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऐसे ही दिखता है। तो इसका एक और ये देखिए, इस भाग को देखिएगा, ये देखिए आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये देखिए बीच में क्या होता है, या केंद्रक होता है, या बीच में क्या होता है, या केंद्रक है, या क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के बाहर की तरफ यह संरचना बनी रहती है, या केंद्रक के देखिए एकदम ठीक सटी हुई संरचना है, यह क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ठीक उसके बाद ये केंद्रक से सटा हुआ है, और ठीक उसके बाद यह किससे सटा होता है, मान लीजिए यह क्या है, यह सटा होता है कोशिका झिल्ली से, यह सटा होता है कोशिका झिल्ली से, और यह सटा होता है केंद्रक से, केंद्रक झिल्ली भी आप बोल सकते हैं, केंद्र की झिल्ली। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या दो प्रकार का पाया जाता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हिंदी नाम अंतःप्रत्यभिकी जालिका बोलता है, हिंदी नाम अगर पूछा जाए तो अंतःप्रत्यभिकी जालिका। इसका मेन काम क्या होता है कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर एक स्तंभ बनाने का काम करता है। मतलब इसको जैसे हम लोग के शरीर में जो कंकाल है, जो ये कंकाल का काम क्या है, ये हम लोग को खड़ा करने, मतलब एक मजबूती देने का पड़ता है। मतलब अगर नहीं, जैसे अगर कोई पाइप है, पाइप के अंदर आप कोई लकड़ी डाल देंगे तो उसको आप दबाएंगे तो दबेगा नहीं, तो मतलब पचकने के लिए ये काम करता है, एक प्रकार का पिलर का काम करता है। कोशिका के अंदर क्या काम करता है, पिलर का काम करता है। और जो कोशिका के अंदर होता है जाली नुमा बना होता है, कैसा बना होता है, जाली नुमा। आप लोग कैसा बना होता है, जाली नुमा। देखिएगा यह कैसा बना होता है, जाली नुमा। आप लोग को हम बताते हैं कैसे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रत्यभिकी जालिका। यह क्या करता है, यह झिल्ली नुमा संरचना इसके फैली रहती है। जैसे कोई सेल हो गया, यह कोई सेल है, सेल में क्या होता है, यह कोई केंद्रक है, यह केंद्रक हो गया, और यह बाहर का पार्ट है, यह सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो यह देखिए ऐसे फैली नुमा संरचना होती है।
तो ऐसे ऐसे ये क्या होता है, जाली नुमा संरचना ऐसे बनी रहती है। यह क्या होता है कि यह केंद्रक और जो कोशिका झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है उसको मतलब स्थायी बनाए रखती है। इसको क्या करती है, स्थायी बनाए रखने का काम करती है। तो इसमें अगर देखा जाए ये जालीनुमा संरचना होती है। इंडो का मतलब होता है इनसाइड, इंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, इनसाइड, इंडो का मतलब इनसाइड। और प्लाज्मिक का मतलब होता है एक प्रकार का द्रव्य, मतलब आप इसे बोल देते हैं प्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मिक, आप लोग इसे क्या बोल सकते हैं, जो प्लाज्मिक होता है, प्लाज्मा इसे मेम्ब्रेन है क्या, जालीनुमा संरचना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और जो रेटिकुलम का होता है इसका मतलब नेटवर्क, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंडो का मतलब होता है इनसाइड, मतलब अंदर, ये अंदर की तरफ, कोशिका के अंदर की तरफ। प्लाज्मिक का मतलब यह होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली नुमा एक संरचना होती है। प्लाज्मा मतलब द्रव्य होता है, द्रव्य नुमा एक संरचना बनी होती है। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, मतलब यह इसमें नेटवर्क नुमक ये क्या होती है, फैली रहती है। तो ये आपका होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह दो प्रकार का पाया जाता है, यह दो प्रकार, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह दो प्रकार का पाया जाता है। देखिएगा कौन कौन सा होता है, आप लोग को हम बताते हैं। ये देखिए, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह दो प्रकार का पाया जाता है, एक RER और एक SER, SER, एक RER पाया जाता है, एक SER। जो RER होता है यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, मतलब यह खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, मतलब यह खुरदरी। और यह क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये देखिएगा, यह कौन सा भाग है, जो ये वाला भाग है, यह भाग है, आप लोग देखिएगा, यह भाग है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम, इसमें गड्ढे नुमा संरचना होती है, गड्ढे नुमा संरचना में राइबोसोम लगे होते हैं। जो गड्ढे नुमा संरचना होती है इसमें राइबोसोम, ये देखिए राइबोसोम लगे हुए होते हैं, इसलिए बोला जाता है जो आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर पूछा जाए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूछा जाए तो क्या पाया जाता है, राइबोसोम, या देखिए राइबोसोम। और अगर पूछा जाए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें फैट पाया जाता है, लिपिड, वसा, इसमें क्या पाया जाता है, फैट, फैट या लिपिड आप बोल सकते हैं, वसा भी बोल सकते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, फैट। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम। आप लोग को बताएं राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S एक 80S प्रकार का। इसमें कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जो 80S प्रकार का राइबोसोम है कैसे बना होता है, 60S और 40S से बना होता है, 60S और 40S से बना होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे बना, 60S और 40S से बना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम अंतर बताते हैं, देखिएगा आप लोग को दिखा दिए जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इधर ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए यह क्या है, केंद्रक है, यह क्या है, केंद्रक है। तो इसकी संरचना मतलब इसमें देखिए
ऐसे हो, मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, देखिए तो इसमें एक गड्ढे नुमा संरचना बनी रहती है। तो अभी आप लोग को बताए हैं गड्ढे नुमा संरचना में क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम इज द प्रेजेंट, राइबोसोम इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। इसमें देखेंगे तो इसकी संरचना एक नॉर्मल अगर बनाया जाए तो इसकी संरचना ऐसे होती है। इसमें राइबोसोम क्या होता है, एब्सेंट हो सकता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होता है। तो आप लोग समझ गए, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और इसमें कौन सा प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा प्रकार का, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और आप लोग को बताए थे जो सेल होता है, सेल दो प्रकार का होता है। शुरुआत में हम लोग को बताए थे, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक है सेल दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। तो यह बताइए जो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। यह हमेशा यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, यह प्रेजेंट होता है। और एक बात बताएं आप लोग को, पहला क्या हो गया, पहला यह हो गया कि राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। और एक अंतर आप लोग और देख लीजिएगा, देखिएगा जैसे ये देखिए केंद्रक है, ये केंद्रक है, केंद्रक के बाहर ये संरचना ऐसे बनी रहती है, केंद्रक के बाहर देखेंगे यह संरचना बनी रहती है। तो यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटे होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कोशिका, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। आप लोग को दिखाते हैं क्या होता है, देखिएगा ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया, केंद्रक है। ये देखिए केंद्रक से यहाँ सटे हैं, ये देखिए केंद्रक से सटे हैं। तो ये केंद्रक से सटे होने के कारण यह बोला जाता है मोर स्टेबल। यह क्या बोला जाएगा, यह क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, उसको पकड़ के रखता है, यह मोर स्टेबल है। और यही बात किया जाए अगर रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप लोग देखिएगा, जो ये स्मूथ वाला है, ये देखिएगा स्मूथ वाला है, ये देखिए जो स्मूथ वाले में क्या हो पाया था, ये देखिए स्मूथ वाले में मतलब यह है कि स्मूथ वाला केंद्रक झिल्ली से लगा, कोशिका झिल्ली जो स्मूथ वाला होता है यह क्या होता है, यह कोशिका झिल्ली से लगा होता है। मतलब कोशिका झिल्ली मतलब सेलुलर मेम्ब्रेन से लगा होता है, किससे लगा होता है, सटा यह होता है सेल मेम्ब्रेन से। कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन से, यह सेल मेम्ब्रेन से सटा होता है, कोशिका झिल्ली। यह केंद्रक झिल्ली से सटा होता है, यह कोशिका झिल्ली से सटा होता है। देखिए बाहर की तरफ, तो यह क्या होता है, यह लेस स्टेबल होता है, यह लेस स्टेबल मतलब इससे थोड़ा सा कमजोर स्टेबल है, यह लेस स्टेबल होता है, यह लेस स्टेबल होता है। यह मोर स्टेबल होता है, यह लेस स्टेबल, क्योंकि यह सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से सटा होता है, यह केंद्रक झिल्ली से लगा होता है, यह केंद्रक झिल्ली से लगा होता है, यह कोशिका झिल्ली से लगा होता है। तो आप लोग समझ पाएंगे जो रफ होता है और जो चिकनी मतलब चिकनी अंदर प्रदापिक जालिका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से सटा होता है, कोशिका झिल्ली से सटा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, केंद्रक झिल्ली से सटा होता है, यह मोर स्टेबल होता है। और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। एक अंतर आप लोग और देख लीजिएगा, एक अंतर और इन दोनों के बीच में, जो
RER है या RER है खुरदरी अंदर प्रदब जालिका, और यह CER है मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि चिकनी अंदर प्रदब जालिका। जो इसमें होता है RER में क्या होता है, इसमें फैट नहीं पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता था, इसमें फैट अब्सेंट होता है, इसमें फैट लिपिड या आप बोल सकते हैं लिपिड अब्सेंट होता है, अब्सेंट। इसमें क्या होता है स्मूथ, इसमें क्या होता है लिपिड प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है लिपिड प्रेजेंट होता है। यह क्या काम करता है, यह इसको मतलब लिपिड होता है या संश्लेषण में सहायक होता है, लिपिड के मतलब फैट के संश्लेषण में यह सहायक होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप लोग को दिखाते हैं, यह आप लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से सटा होता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ये देखिए गड्ढेनुमी संरचना में राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो केंद्रक कोशिका झिल्ली से सटा होता है, केंद्रक झिल्ली से सटा है, और कोशिका झिल्ली से क्या होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सटा होता है। तो आप लोग अपने मैटर बना सकते हैं, झिल्लियों का एक जाल होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों का एक क्या होता है, जाल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक झिल्लियों का जाल होता है, केंद्रक झिल्ली के मध्य स्थित होता है, मतलब यह केंद्रक झिल्ली के मध्य स्थित होता है, मतलब यह कोशिका, यह क्या होता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, यह कोशिका झिल्ली, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य स्थित रहता है, केंद्रक कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, एक कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य स्थित होता है। इंडो मतलब इनसाइड रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप लोग बताइए देखने मतलब यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह किसने सर्वप्रथम देखा, गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम देखा, और पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। मतलब कि गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ऑब्जर्व किया, लेकिन इसे कुछ नाम नहीं दिया, लेकिन खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, पोर्टर। अगर डिस्कवरी पूछा जाए, डिस्कवरी कौन सा वैज्ञानिक ने किया है, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया है, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किए हैं। और ऑब्जर्व किसने किया है, गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने। और यह प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। और यह दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह क्या काम करता है, एक प्रकार का कंकाल है, हम सेल को, कोशिका को मजबूती पर मतलब कि पचकने से बचाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, खुरदरी अंदर प्रदब जालिका होता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। कौन से प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और यह प्रोटीन के निर्माण और संश्लेषण में सहायक होता है। यह केंद्रक झिल्ली के पास पाई जाती है, कहां पाई जाती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या केंद्रक झिल्ली के पास पाई जाती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी अंदर प्रदब जालिका, यह केंद्रक से दूर पाई जाती है। और कहां पाई जाती है, कोशिका झिल्ली से सटे हुए पाई जाती है। कहां पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन से सटा हुआ पाया जाता है। ये देखिए, ये वाला जो भाग है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये वाला जो भाग है आपका क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, और प्रोटीन का निर्माण भी नहीं होगा जब राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। इसमें लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण होता है, मतलब इसमें क्या होता है, लिपिड मतलब फैट पाया जाता है। तो ये आपका अंतर था कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो आप लोग समझ पाएंगे इस टॉपिक से। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, कितने प्रकार की होती है, कौन से वैज्ञानिक ने खोज किया, वैज्ञानिक खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, पोर्टर है। और सर्वप्रथम ऑब्जर्व करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने किया। तो आप लोग समझ पाएंगे इस टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोग को यह टॉपिक कैसा लगा है,
तो अगर बढ़िया लग रहा है हमारा सेशन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट राय जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने तैयारी को धीरे धीरे मजबूती की ओर बनाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। जैसे आप लोग वैकेंसी आ गई ALP और टेक्नीशियन का देख ही रहे हैं। और इसी तरह हम लोग के सेशन में हम लोग के चैनल पे आप जो ऑनलाइन चैनल है उस पर और भी कक्षाएं चल रही हैं, मैथ रीजनिंग का भी। कुछ समय में आप लोगों को और फैकल्टी देखने को मिलेगा और लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं आने वाले समय में, तो यह आप लोगों का तैयारी को मजबूत बनाएगा। और चलिए धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।